नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत करेंगे इकोनॉमी की सेहत की, किस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी नंबर की, जो हमें ये इशारा करती है, संकेत देती कि इकोनॉमी ओवरऑल किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। संतोष की बात है कि हमारे अनुमान से बेटर नंबर Q4 में आए हैं और पूरे साल के नंबर भी स्लाइटली बेटर है जो सबने अनुमान लगा रखे थे। 7% या 7.1% का अनुमान था सबका, जहां से बढ़ के 7.2% आया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि Q4 के नंबर कहीं ज़्यादा बेटर निकल के आए। लेकिन अगर आप इसको 9.1 से कंपेयर करेंगे तो वो चूँकि कोरोना के बाद से हाई बेस का था तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं, लेकिन क्वार्टर नंबर बेटर दिखे हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। और ओवरऑल नंबर 7.2% आप सेटिस्फैक्ट्री इस साल के लिए कम से कम कह सकते हैं। एक दो सेक्टर जो हाईलाइटर हैं वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक एग्रीकल्चर है जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अभी भी Q4 में 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली, जो ईयरली बेसिस पे भी बहुत बेटर है और क्वार्टरली बेसिस पे बेटर है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली नेगेटिव से वो पॉजिटिव में हुई है और ईयरली उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, जो एक बड़ा कंसर्न हमेशा माना जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये दो सेक्टर थे जिसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है और माइनिंग सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये Q4 के आंकड़े संतोष देते हैं, उम्मीद से बेटर नंबर देते हैं और इसीलिए एनुअलाइज नंबर में स्लाइटली आप देखेंगे 0.1% की बढ़त देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। लेकिन क्या इससे हमें सेटिस्फैक्शन लेना चाहिए या सही पटरी पे हम चल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कत है, काफ़ी वीकनेस वहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है काफ़ी नीचे आया है। उसको कैसे लेना चाहिए? और इस ग्लोबल सिचुएशन में जहाँ पे यूरोप में ख़ास तौर पे एक देश टेक्निकली मंदी में गया, जर्मनी, बाकी में पता नहीं भी क्या स्थिति बनती है। यूएस में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सेकंड हाफ में रिसेशन हो सकता है, पता नहीं। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि जो यूरोप और अमेरिका के बारे में तो हम लगातार बात कर ही रहे थे, जो अगला शॉकर है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। चाइना में भी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है और वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत बुरी स्थिति में है, वहाँ पे मेटल्स में काफ़ी बुरी स्थिति है, लगातार वहाँ के नंबर्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया क्या आउटशाइन कर रहा है, एक ब्राइट स्पॉट है, और है तो कितना है, इससे भी बातचीत आज हम करेंगे इन नंबर्स पे। हमारे साथ जो मेहमान है बातचीत करने के लिए, एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल है। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। इंडस्ट्री की राय बहुत ज़रूरी है। तो MS उमनी कृष्णन जी हैं, जो एक बहुत बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी को बहुत लंबे समय तक चला चुके हैं, लंबा तजुर्बा है इनके पास। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील सुब्रमण्यम सर हैं। बाजार किस नज़र से इन नंबर्स को देखता है, वो खुश होता है कि नहीं खुश होता है। और एक स्वतंत्र ऑब्जर्वर मेरे मित्र पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, जिनसे हम लोगों ने बड़ी लंबे डिस्कशन हमारे अभी हाल फिलहाल में ही हुए थे कि इस सरकार ने 9 साल में क्या किया, तो कंटिन्यूशन में भी होगा और बातचीत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो पहले जोशी जी आपकी राय लेते हैं, इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इन नंबर से खुश हैं जो नंबर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये आजकल जो न्यूज़ ग्लोबली आ रही है वो ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है। ओवरऑल जो जीडीपी डेटा में रिविजन्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, वो ये जता रहे हैं कि जो हमारा पहला एस्टिमेट था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे ज्यादा बेहतर है। ये जैसा कि आपने अभी बताया कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 6.1% है। पहले पुराने एस्टिमेट्स में ये अराउंड 5.1% बन के आता था। उससे पहले 20-21 और 21-22 के एस्टिमेट्स भी अपवर्डली रिवाइज हुए थे। तो ये ओवर अ हाई बेस है, तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परफॉर्मेंस को जता रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र, जिसमें कि हमें वेदर रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दिए, उसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ काफी स्ट्रांग बनी हुई है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उनका असर कंस्ट्रक्शन में भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी, जो एक तरह से कैचअप, अभी भी कैचअप मोड में है, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बेस बनाता है इकोनॉमी के लिए। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे जाके क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी फिलहाल ये लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस, ये एक पॉजिटिव न्यूज है।
एक्सपोर्ट से दिक्कत आ रही है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट का चैलेंज अवश्य है और एक्सपोर्ट का चैलेंज और भी ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगा इस फिस्कल ईयर में। एक्सपोर्ट्स में बात अगर आप देखिए, एक्सपोर्ट्स को आप स्प्लिट करें गुड्स और सर्विसेज में, सर्विसेज तो अच्छा कर रहा है पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन है, और उसमें भी खासकर अगर आप पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को निकाल दें तो एक्सपोर्ट्स में कोई ग्रोथ है ही नहीं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक चिंता का विषय रहेगा और ये आगे जाके दिक्कत करे। लगभग अगर साल दर साल देखें तो आधे से कम पे आ गया है। ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। शुभमय सर, अगर मैं इन नंबर्स को पिछले 4 साल को एनुलाइज कर दूं तो CAGR आता है 3.5% 3.5% रफली। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं कहा जा सकता, और इस साल यानी अगर 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 6%, 6.5% अगर हम ग्रोथ लेके आते हैं तब भी एनुलाइज ग्रोथ हमारी काफ़ी नीचे रहेगी। अब मैं इसको डिटेल में आपसे समझना चाहता हूं कि जो देखिए लास्ट क्वार्टर में एक एबरेशन हम लोग देख सकते हैं कि जनवरी से मार्च बहुत शानदार क्वार्टर था हर फ्रंट पे। कंपनी के रिजल्ट्स भी अभी हम लोगों ने देखे हैं तो बैंकों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत सारी जो पाइप कंपनीज हैं उनके नंबर बहुत बढ़िया निकल के आए। IT के लार्ज कैप में कम अच्छे थे, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बढ़िया नंबर्स थे, लार्जली नंबर अच्छे थे, थोड़े थोड़े मार्जिन हिट लेते हुए। क्या आपको ये कंफर्ट देते हैं कि इस साल के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर हम ऐसे ही सस्टेन करेंगे, या ये Q4 को एक अलग से हम देखें? नीरज, आपका सवाल सही है। Q4 अपने आप में बेस इफेक्ट का बेनिफिट लेके चल रहा था, इसलिए वो बेनिफिट आएगा ही। लेकिन खैर GDP के आंकड़े में अगर ये अप एंड डाउन होता रहता है, सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए, मैं इस नंबर्स पे जरूर खुश होने का वजह होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि नंबर्स इतने फ्लक्चुएट करते हैं। ये इसके वजह से किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब एक चीज देखिए कि अभी RBI गवर्नर ने कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि GDP ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगा, और बिल्कुल वही रहा। लेकिन हम लोग कहां से शुरू किए थे? 5.8% से। 5.8% से 7% का रफ्तार अगर एक इकोनॉमी एक क्वार्टर के अंदर अगर तय कर जाए तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहता है। वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा झमेला रहता है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस के लिए कोई पोजीशन लेना कि हम अपसाइड देखें या डाउनसाइड पे रिस्क्स को हम कवर करें, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के डेटा में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज कि इकोनॉमीज पूरे दुनिया के, जैसे आप शुरुआत में ही कह रहे थे कि पूरी दुनिया में सारी इकोनॉमीज में इतने मूविंग पार्ट्स हो गए हैं, डाउनसाइड रिस्क्स खासकर G7 इकोनॉमीज में इतने बुरी तरह से पेश हो चुके हैं कि बेसलाइन फोरकास्ट उन सब के लिए इतना गड़बड़ है कि अभी आप कोई भी प्रोजेक्शन 3 महीने से ज्यादा पकड़ ही नहीं पाते हैं। और ये GDP जैसे नंबर्स में अगर 3 महीने से ज्यादा अगर प्रोजेक्शंस अगर नहीं रह पाता है तो वो दैट्स अ मेजर कॉज फॉर वरी कि जो क्रेडिट लेंगे वो क्रेडिट किस बेसिस पे लेंगे, बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी या बोरिंग कॉस्ट सही रहेंगे, क्रेडिट सप्लाई किस तरह से आएगा। तो दीज आई वुड से आर द अंडरलाइंग थिंग्स। द नंबर्स आर गुड, नंबर्स सच में अच्छे हैं, नंबर्स के बेसिस पे हौसला अफजाई होता है कंपनी उसका कि भाई हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आप आगे चल सकते हैं। बट फिर भी ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह करके रख रहे हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अभी भी निकलने का पोजीशन नहीं आ रहा है, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूम फॉर कंसर्न है। जी उन्नी कृष्णन सर, क्या इंडस्ट्री में भी ये चिंता है जो शुभमन सर कह रहे हैं या जोशी जी कह रहे हैं कि ये बहुत वॉलेटिलिटी है, और कंपनियों से भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत लंबा विजन उनके लिए भी देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। और जैसे बहुत सारी मैंने लॉजिस्टिक्स कंपनी से बातचीत की तो उन्होंने तो साफ कहा था कि एक्सपोर्ट वाला ठीक मामला चल नहीं रहा है, काफ़ी वीक हो रहा है, और वो उनके नंबर्स में भी दिख रहा था सेगमेंटल जब हम लोगों ने देखे। तो क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है क्या? नीरज, उतनी बड़ी चिंता का जरूरत नहीं है।
वॉलेटिलिटी के साथ कैसा कंपनियां चलाना है, वो अपना मेन इंडस्ट्री उसका जानकारी है। जो तरीके से आपने एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का बात किया, जरूर देयर इज अ डिफिकल्टी देयर, पर हिंदुस्तान की कंजम्पशन पे डिपेंडेंट जो कंपनीज से आप देख लीजिए, जो अभी रिजल्ट वर्चुअली एवरी कंपनी का तो पब्लिश हो चुके हैं, बारिंग एक आधा सेक्टर, बाकी हर एक सेक्टर में आप सीमेंट लो, स्टील लो, फूड प्रोसेसिंग ले लो, ऑटो इंडस्ट्री ले लो, फार्मा ले लो, केमिकल ले लो, हर एक सेक्टर में पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस है और हर एक का बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट हो चुका है। पर एक चीज है कि लास्ट ईयर में पहले हाफ में बहुत सारे नेगेटिव थे अपना इंडस्ट्री का, पर अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है अभी ये क्वार्टर में -1.3 से अभी 4.5% तक का ग्रोथ हो चुका है। ग्राउंड लेवल का रियलिटी देखेगा, बारिंग 3 और 4 सेक्टर्स, बाकी सब में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज का दिन में तक करीबन 70 और 75% के करीबन है। तो एक बड़े अच्छे सिचुएशन है और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो ऐसा देखेगा तो आई एग्री विथ यू दैट ग्लोबल इश्यूज आर देयर, बट डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज की जो आगे का सोच भी जो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट जिनका सिर्फ इक्विपमेंट, कमोडिटी और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट पे टोटल डिपेंडेंस रहेगा, उनको जरूर तकलीफ होने वाला है। वो बताएंगे आगे जाके, जब बात करेंगे बताएंगे। बट आप जब इतना तो हमको एक खुशी होना चाहिए कि पूरा दुनिया में बड़े इकोनॉमियों में से सबसे बड़ा नंबर 1 हिंदुस्तानी आज का दिन में, और आगे भी जाके मेरा ख्याल से अगले साल में या 2 साल के लिए कम से कम हम ही रहने वाला है पूरा दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम सबको एक पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। नेगेटिव को फैक्टर करेंगे, जरूर करेंगे, जंग करना चाहिए। जी, तो सुनील सर, मार्केट को खुश होना चाहिए। सारे लोग हमारे कह रहे हैं क्यों आप इतना निगेटिव देखते हैं, तो मार्केट में तो एकदम बम तेजी होनी चाहिए। देखिए, होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि इसके लिए 2 कारण है। मैं कहूंगा कि आप सोचिए कि ये नंबर जो है जीडीपी के, ये एक बॉटम अप एग्रीगेशन ऑफ द कंपनी के नंबर है। अभी कोई कह रहे थे कि इस चीज को देखकर शायद वॉलेटिलिटी के कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक कंपनीज थोड़ा प्लानिंग नहीं कर सकती, मगर ये ऐसे नहीं है ना। ये डेटा है जो डोमेस्टिक कंपनियों की आंकड़े को कुल मिलाकर कंट्री के लेवल पे दिख रहा है। कोई इसको देख के अपना फ्यूचर नहीं प्लान कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी ऑर्डर बुक, अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से और क्वार्टरली अर्निंग्स में ये ऑलरेडी दिखा आपको। ओवरऑल मार्केट का अर्निंग 16% था, तो नेचुरली यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 10.4% ये है। तो उस हिसाब से देखिए, कंपनीज आर एबल टू मेक मच बेटर मार्जिन्स देन द कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये देखिए कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स थोड़ा बहुत कैश एग्रीगेट कर रहे थे पिछले महीने 1.5 महीने में, राइट। इनफैक्ट क्वार्टर टू डेट, आप फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग टू डेट देखे, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने 1500 करोड़ का सेलिंग किया है, बाइंग नहीं, क्योंकि वो कैश लेवल्स बढ़ा रहे थे, बिकॉज वे वेटिंग कि कंपनी के अर्निंग्स कैसे है। अभी पिछले 1 हफ्ते में देखिए वापस डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स खरीदने लगे। अब वो जो कैश पोजीशंस है वो अभी डिप्लॉय होने लगेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। दूसरी चीज आप याद रखिए कि एफआईआईज जो कि इंडिया को बाकी के देश के कंपैरिजन में देख रहे हैं, उनकी जो एक्शंस रही है, क्योंकि इक्विटी को कहते हैं लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। 55,000 करोड़ रुपए एफआईआईज ने मार्च 15 से आज तक हमारे मार्केट में निवेश किया है। उनको क्या पता है जो हमें नहीं पता है? उनको ये पता है कि इंडिया का ग्रोथ डबल द रेट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोथ। आईएमएफ के आंकड़े वर्ल्ड की ग्रोथ बता रहे हैं 3.3, 2.8, 3.0 फॉर लास्ट ईयर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, और हम हैं 6। अब 7% का नंबर ये फाइनेंशियल ईयर का नंबर है। एनुअल अपना कैलेंडर ईयर का नंबर भी देखिए 6 से ऊपर है, तो वी आर ग्रोइंग एट डबल द रेट ऑफ द वर्ल्ड। उनको ये दिख रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखिए कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का नंबर आपने बताया 4.5 to 6.1। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ गिरा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 7% से 4% के लेवल पे गिरा है। तो एक कॉर्पोरेट के लिए और क्या चाहिए? इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, यानी इंटरेस्ट रेट्स भी पॉज मोड में आएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है और स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। तो स्टॉक मार्केट को वही चाहिए जो कहते हैं ना, एक डबल वैमी,
सॉफ्ट इन्फ्लेशन बट गुड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि आप मार्केट की ओर से देखें ना, तो उनको कंफर्ट इन डेटा से मिलेगा कि जो भी चीज वर्ल्ड में हुआ, बैंकिंग क्राइसिस हुआ, ये चीज हुआ, उसके कारण इंडिया में कुछ असर नहीं दिख रहा है। हम एक अलग तरीके से अपनी जहाज चल रही है, बाहर जो भी हुआ है, कोई डूब रहा है, कोई उस भी हो रहा है, हमारे देश एक डीकपल्ड जो बात सुन रहे थे वो अभी सामने हमें ठीक दिख रहा है। इसलिए मेरे समझ में और भी एफआई के फ्लोस मार्केट में आने की हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अगर यूएस रिसेशन की ओर बढ़ रहा है तो क्वांटिटेटिव लेकिन चालू सुनील सर, और रेट्स भी सॉफ्ट होंगे। हाँ बताइए। जब हमने Q4 के नंबर देखिए तो क्वार्टरली नंबर अगर हम कंपेयर करते हैं ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहां पे दिक्कत है सर। वहां पे मार्जिन श्रिंक भी है, रेवेन्यू श्रिंक भी है। रियल एस्टेट में खासतौर पे देखिए तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया है। नहीं, मगर आप ये सीक्वेंशियल क्वार्टर की बात जो कर रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि वर्ल्ड स्लोडाउन की मोड में है। हाँ, तो सीक्वेंशियल क्वार्टर में ये इम्पैक्ट होना आता है ना, जैसे एक्सपोर्ट्स में जरूर, तो अगर वर्ल्ड स्लोडाउन हमारे ऊपर भी आएगा ना सर। ग्रो कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंशियली आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड स्लोडाउन होती है थोड़ा थोड़ा असर दिखेगा हमारे ऊपर। आप ऐसा नहीं है कि हम टोटली डीकपल्ड और डिस्कनेक्टेड है ना, एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, मगर रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? यूएस की रेट ऑफ डिक्रीज और इंडिया की रेट ऑफ डिक्रीज में जमीन आसमान का फर्क है ना। वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड ना। अल्टीमेटली 2% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इंडिया का शेयर है, तो कुछ ना कुछ उसमें असर दिखेगा ही। सो ये एक हम पैराडाइज में रहना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड स्लोडाउन में जाएगी और इंडिया में कुछ असर नहीं आएगा। वो बात नहीं है, वो बात है कि रिलेटिवली। हाँ नहीं, रन रेट की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा साइज ही बहुत छोटा है, 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर के हम हैं, तो हम 5%, 5.5-6% पे हम खुश हो सकते हैं। और यूएस 25-27 ट्रिलियन डॉलर, तो वो 1.5% भी बहुत बड़े साइज में है। तो वो एक कंपैरिजन एक डिफरेंट है। शुभम सर, चूंकि आपकी बात को दो लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, अब मैं आपके सामने एक पिक्चर रखता हूं, फिर आप जवाब दीजिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, 4.7% है सीपीआई, जीडीपी ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट पॉज हो गए, अब हो सकता काट भी दें, और एफआई जम के बाई कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक वर्चुअस सर्किल जैसी सिचुएशन है कि जबरदस्त हर तरफ मतलब हरियाली हरियाली है। कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन वो 75 पार कर गया, जहां पे फिर कैपेक्स की बात आ जाती है। ये तस्वीर आपको कैसी लग रही है? देखिए, नंबर्स जो है सच में अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ, जैसे इंडस्ट्री की बात हो रही थी और अच्छी बात कर रहे थे आप दोनों ही, कि इंडस्ट्री में जब ग्रोथ हो रहा है तो वो ग्रोथ जो फाइनल कंज्यूमर का, वो कहां से आएगा? या तो एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट बूम होगा, या डोमेस्टिक कंजम्पशन से। डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट बूम का चांसेस कमी है, वो उसमें हम लोग सारे सबका मोरलेस पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। तो फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही आएगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन में इनकम शिफ्ट, जिससे कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड ही नहीं, इवन द मिडल ऑफ द पिरामिड में भी, जिसकी जिक्र आप कई बार कैसे बहुत प्रोग्राम में कर चुके हैं, कि उनके पास परचेजिंग पावर शिफ्ट हो रहा है, इसका अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स नहीं है। जोशी रन सम वेरी ब्रिलियंट एनालिसिस, एंड उनके क्रिसिल के ही बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये चीज का अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर इंडस्ट्री, अगर परचेजिंग पावर, फॉर इंस्टेंस अगर सॉफ्टनिंग कर रहे हैं क्या अपने प्रोडक्ट्स में, अपने प्राइस लेवल्स को कम कर रहे हैं क्या, अपने कंज्यूमर्स को पुश करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, अगर वहां से अगर कंज्यूमर्स को फायदा मिल रहा है, तब कंज्यूमर्स परचेज करेंगे। क्योंकि आप जब कहा जा रहा है कि हम दुनिया से समवॉट डिसएंगेज्ड हैं, हम हमारे तरीके से ही चलेंगे, तो हमारे तरीके से कैसे चलेंगे? कंज्यूमर्स बाई करेगा तभी ना। अब देखिए, जीडीपी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो वेरी डिस्टर्बिंग हमेशा रहता है, वो अभी भी है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज वेरी वीक। इसका क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अभी भी कंज्यूमर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, और कंज्यूमर्स के पास कॉन्फिडेंस ना आने का एक वजह है कि इनकम लेवल्स में जो चोट आया था पैंडेमिक की वजह से, उसके पहले भी जो
बहुत सारा जरूरत भी था जो रिफॉर्म्स वगैरह किया गया था, वॉट एवर द इम्पैक्ट, वॉट एवर द रीजंस, उसकी वजह से कंज्यूमर्स में वो इनकम नहीं है। तो कंज्यूमर्स में वो इनकम आने के लिए देन इंडस्ट्री हैज टू देन शेयर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विद द कंज्यूमर्स। मैं वो चीज देखना चाहता हूँ, अगर वो चीज अगर हो रहा है और अगर दिख रहा है इंडस्ट्री इज टेकिंग दैट स्टेप, तो फिर जरूर ये वाला जो हमें जो ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगा। बट अगर उस चीज में अभी भी है कि प्रॉफिट इज गोइंग फास्टर देन वेज ग्रोथ, तो कंसर्न है। एंड सच में वो डेटा है कि प्रॉफिट इज ग्रोइंग फास्टर। तो अगर हम एक्सपोर्ट से हमारा अगर ग्रोथ नहीं आएगा, हमारे कंज्यूमर अगर ग्रोथ नहीं, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, मास प्रोडक्शन में अभी भी वीकनेसेस हैं, तो ये जो राइज हो रहा है, ये राइज बहुत ज्यादा सस्टेनेबल टाइप का नहीं है। जिसलिए आई थिंक डॉक्टर जोशी का मैं शायद शाम को ही देखा, आई थिंक देयर एस्टिमेट फॉर जीडीपी नेक्स्ट फिस्कल इज अभी भी 6% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। एंड उसका वजह वेरी क्लियरली है कि ग्रोथ, अपसाइड टू ग्रोथ इज कि आने के लिए। जोशी सर, आपकी 6% है क्या आपके अगले साल के लिए? सर अनम्यूट करिए जोशी सर। हमारा फोरकास्ट 6% है अभी भी, और उसका दो मुख्य कारण है कि क्यों स्लो डाउन अगले साल आएगा। एक तो यह है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो वीकनेस दिखाई दे रही है, ग्रोथ रोटेशन हो रहा है। चाइना का ग्रोथ ऊपर है और यूरोप और यूएस जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनका ग्रोथ कम है। तो उसका फिर जो इस तरह का ग्रोथ रोटेशन जो यूरोप और यूएस से चाइना की तरफ है, वो हमें ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ज्यादा। एक तो कारण वो है, तो उसका असर थोड़ा इंटरकनेक्टेड है हम सब, तो एक्सपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ेगा। दूसरा यह है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उनका वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है, और इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल में आता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जब ग्रोथ नीचे आती है। तो ऑब्वियसली लैग्ड इम्पैक्ट थोड़ा सा इकोनॉमी पे भी दिखाई देगा। तो इवन 6% कोई इस जो ग्लोबल अभी जो स्थिति है उसमें 6% कोई खराब एस्टिमेट नहीं है। ये तो एक्चुअली G20 में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड ऑन अ हाई बेस ऑफ 7.2% यू आर ग्रोइंग एट 6%। तो ये ग्रोथ 6 होगा कि 6.5 होगा, ये तो रिवीजन बाद में चलते रहेंगे, बाद में पता चलेगा हमें, साल भर के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली ग्रोथ क्या हुआ था। पर 6 हो चाहे 6.5 हो, दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस एनवायरनमेंट में। सीए साहब तो कह रहे हैं 6 से ऊपर जाएगा ही। हाँ, जा सकता है। मैं जैसा आप देख रहे हैं कि एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, तो वो अभी ये कह पाना कि पूरे साल कैसा रहेगा, ये कई सारे ग्लोबल पहले भी बता मूविंग पार्ट्स हैं। तो अभी हमें अपनी जो असेसमेंट है उसको रीट्वीक करता रहना पड़ेगा साल भर। हाँ, ये तो खैर ये बात आपकी सही। बहुत सारे इवेंट पैन आउट होने हैं अभी, पता नहीं क्या कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ जाए। एक जो अभी ये तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अंदर के नंबर हैं कि कहाँ कैसे किसकी ग्रोथ। अब थोड़ा बिग पिक्चर पे आते हैं सर। जो अभी सुमो जी ने कहा ना कंजम्पशन वाले नहीं, अब इसमें देखिए एनुअलाइज नंबर फाइनल जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 7.5% है 11.2 के सामने YOY, और गवर्नमेंट वाला 0.1% है। क्वार्टरली थोड़ा सा इंप्रूव हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन एनुअलाइज में बहुत नीचे है वो। क्या ये मेरा सवाल उन्नी कृष्णन जी और सुनील जी से, और बाकी सबसे भी अपने अपने तरह से आप जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल ये है कि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली कि जो मास प्रोडक्ट हैं वहाँ ग्रोथ नहीं है, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता है, नंबर्स हैं ये सब। प्रीमियम सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये नंबर ये थोड़ी बताते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही, कौन सी चीज़, वो तो जोड़ के एवरेज करके आपको धर दिए गए सामने। ये नंबर इसलिए जो बात सुब्बो जी कह रहे हैं कि लोगों के पास क्या डिमांड जनरेट करने के पैसे हैं क्या। अब जैसे इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा है तो एक डिफ्लेटर है, ये इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर जीडीपी। अब बताइए उन्नी कृष्णन जी। आपको थोड़ा दूसरे चीज पे भी नजर डालना पड़ेगा ये आंसर मिलने के लिए। हाँ। पहले ये चीज है कि बहुत टाइम के बाद में इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल पे है। हाँ। और अपना फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन तकरीबन $600 बिलियन पहुंच गया है। मतलब इकोनॉमिक सेफ्टी
और एक बात है कि पिछले साल अच्छा, 19 सर एक छोटा सा इसमें पॉइंट जोड़ दो, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। बताइए। मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कहीं इन्फ्लेशन कम होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन नंबर 4.7 दिखता है। ये कैसे चमत्कार होता है, ये भी समझाइए, बताइए। मैं आपको बताता हूँ ना, अब तक पहुंचा नहीं उधर, क्योंकि जो तरीके से कमोडिटी प्राइस जिसका असर होना चाहिए, स्टील का भाव एक साल पहले तकरीबन 75,000 रुपया एक टन का था, आज का दिन में 60,000 आके रुका है। कॉपर का प्राइस गिरा है। virtually every larger material item prices come down, but the orders which are on hand are going to be executed at the old cost. बट नए जब आ जाएगा, अभी जो कॉस्टिंग में डालने वाला है, आज का नंबर जब डाल के आ जाएगा, मैं आपको ये वादा देता हूं कि many items which are in the durable sector, many other sectors, the prices are going to stabilize or come down. It is not going to go up. Whereas post-COVID time, you've seen a sudden rise despite no demand happening, whatever is the reason for it. So there is a stability already prevailing in the commodity prices, which you have not seen for almost 24 months in this country or in the world, let me say that way. So there is a stability. And with the further reduction of economic activity in America, in Europe, specifically the manufacturing oriented country like Germany, I would presume that the demand for commodity is going to be lower than the previous year. So इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, आपका commodity price और भी कम हो सकता है। तो मेरा ये clarity है, with all this kind of numbers, you are going to see, don't get unduly worried about food prices are not to be controlled by the industrial way of calculation or economic way of calculation. A lot more of minimum support price, MSP, makes a lot of role in that front, and seasonal price variations would happen there. I don't want to talk about that. But there again, जो तरीके से आपने ही बताया कि अपना सबसे अच्छा ये क्वार्टर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, फिशरीज रिलेटेड एरियाज में हमारा ग्रोथ बियॉन्ड प्रेडिक्शन हो चुका है, और मानसून का प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है। पहले ऐसा बोला कि एलिनो का इंपैक्ट होने वाला है, बट अभी सब बताते हैं, इंक्लूडिंग IMD, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी से दैट इंडिया में ओवरऑल पुट टुगेदर बारिंग सर्टेन रीजन्स, एवरेज के ऊपर हमारा बरसात भी गिरने वाला है, एग्रो इकोनॉमी हमारा बढ़ने वाला है। तो काय के लिए प्राइसेस बढ़ने का क्या जरूरत है। और 2-3 चीज और मेरे को बताना चाहिए कि आप देखो कि GST कलेक्शन सबसे, जितना एक साल पहले 1.5 लाख कोटी रुपया अगर कलेक्शन होता हम तालियां बजाते थे, आज का दिन में आप देख लीजिए 180 हो गया हमारा कलेक्शन, आगे जाके इससे भी आगे बढ़ने वाला है। और फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल कर चुका है। क्रूड का प्राइस एकदम स्टेबल है, शायद नीचे आ रहे। पिछले साल में ऐसे ही बढ़ के जब बात कर रहा था, उसी टाइम हमारा डर था कि $110 होगा, उससे 125 होगा, अभी स्टेबल है। तो डिमांड तो उतना बढ़ने वाला है नहीं। तो ऑल दिस पुट टुगेदर, आई वुड से दैट let us not take the global economic calculations to say what is going to happen in India. And I want to repeat it that way. We are a consuming economy. On an average, 65+% of Indian GDP or economy. 19 सर, क्या ऐसा तो नहीं कि हम सस्टेन्ड नंबर को हाई फ्रिक्वेंसी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं? ये जो मेटल प्राइसेस आपने बताया, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी भी प्री कोविड लेवल से डॉक्टर कॉपर जी ऊपर हैं। आयरन ओर के प्राइसेस अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी गिरे हैं, चाइना का डेटा बता रहा है, लेकिन वो फिर एकदम से बढ़ के आ जाते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, मुझे मतलब जस्ट फॉर एकेडमिक क्वेश्चन, कि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं सस्टेन्ड नंबर से। मैं जो कंपेयर कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी से नहीं ले रहा, मेरा तो पीरियड ऑफ कंपैरिजन इज मे बी अ ट्रेंड एनालिसिस बीइंग डन। जो तरीके से ट्रेंड अभी नीचे जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू होने वाले हैं। मैं ये भी बताता हूं कि शायद आपको अगले क्वार्टर में जब बैठेगा, आप मेरे से पूछ सकता है भाई आपने जो बताया ऐसा नहीं, अभी ऊपर बढ़ गया। मैं आपको बताऊंगा 2 क्वार्टर के बाद में नीचे आ जाएगा जरूर। तो जो इकोनॉमिक प्ले है ऑफ मनी विच इज कमोडिटी प्राइस मैनिपुलेशन, उसके मुताबिक हम ना जाए। बट ओवरऑल आपको यही देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से इसके अलावा और एक चीज हम फैक्टर नहीं किया है कि इलेक्शन ईयर है, अगले साल में इतनी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो क्यों नहीं होगा आपका इधर का ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर गोइंग टू आल्सो इंक्रीजिंग विद द फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल, दे विल बोरो मच मोर। तो ओवरऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अगले साल का ही देखेगा, अच्छा होने वाला है। मेरा ये राय है कि उसके आगे के साल में भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स है, फैक्टर्स जिसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करेगा, आप देख लीजिए जो इकोनॉमी के पास तकरीबन $600 बिलियन की फॉरेन करेंसी है, हम कुछ भी कर सकता है आज का दिन में। तो
I am sure the Indian industry, at least which I am representing, I can tell you, Correct. overall mood is very positive. But हम सबका over we are all very cautious कि जो कैपेसिटी लगाएगा एक साल के लिए थोड़ी लगा रहा हूं. अगर स्टील की कैपेसिटी बढ़ाओगे, नया प्लान लगाओगे, हम कम से कम 10 साल के आगे सोच के करेगा. उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने देना एक साल के लिए, अभी तो कम होने वाला है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटली द कैपेसिटी क्रिएशन. आई रियली मीन इट. 19 सर मेरा जो आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया. कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों में भी जो टॉप की कंपनीज, उनकी कमेंट्री तो एकदम अल्टीमेट सुपर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. जोशी जी, मुझे इस पे आपसे एक छोटा सवाल है ना, फिर मैं सुबह और सुनील सर के पास जाऊंगा. अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसंट्रेटेड ग्रोथ दिख रही है मुझे, तो ये उसकी वजह से अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो नंबर्स तो हमको ये दिखेंगे कि 4.5% की इन्फ्लेशन है. अच्छा, एक नंबर और जोड़ दें, वो वर्चुअस सर्किल में जीएसटी भी रिकॉर्ड हाईस पे चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंसंट्रेटेड ग्रोथ है. सर, ये दिक्कत आपको लगती है या डिसएग्री करता है? नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है. आप टू व्हीलर के नंबर देखिए, टू व्हीलर अभी भी 19-20 के आंकड़ों से कम है और अगले साल, इस साल भी कम ही रहेगा. जबकि ऑटो जो आपके एसयूवीज हैं या बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छी है. तो क्लियरली एक तरह से जो हाई टिकट आइटम्स हैं उनमें ज्यादा बूस्ट दिखाई दे रहा है. और दूसरा डिस्टिंक्शन ये है कि रूरल वर्सेस अर्बन इकोनॉमी में ज्यादा स्ट्रेंथ है रूरल इकोनॉमी से, क्योंकि सर्विसेज में सबसे स्ट्रांग रिबाउंड है और सर्विसेज 2/3 जो है वो अर्बन पार्ट में रहती है. तो ये डाइकोटमी तो बिल्कुल है, आई थिंक, पर ये थोड़ा कम हो रही है. उसका कारण ये है कि एक तो वेजेस में थोड़ा सा, वेजेस ग्रोथ में थोड़ा पिकअप आया है. अर्बन एरियाज में अभी भी वेज ग्रोथ 10% से ऊपर है. उसके साथ साथ जो सर्विसेज में जो स्पिल ओवर इफेक्ट है और सेक्टर्स को, वो भी अब आपको थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ है. तो जो के शेप था वो थोड़ा सा उतना स्टार्क अब नहीं है. थोड़ा करेक्शन उसमें माइनर एनेक्डोटली दिखाई दे रहा है, पर अभी भी गैप है. आई थिंक कंजम्पशन ऑफ प्रीमियम आइटम्स वर्सेस कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल आइटम्स, ये अभी भी करेक्ट पूरी तरह इसको होने में वक्त लगेगा. सुनील सर, क्या ये वाला जो के शेप वाला है, कम से कम Q4 के रिजल्ट तक तो वैसे ही बना हुआ है. मैं आपको बताऊं, FMCG में भी वही के शेप दिख रहा है. बिल्कुल. आप देखिए, स्टारबक्स ने 1000 करोड़ की कॉफी बेची, लेकिन सस्ता वाला बिस्किट नहीं बिका. ब्रिटानिया का प्रीमियम बिस्किट बिका है, सस्ता वाला नहीं बिका है. HUL के प्रीमियम पेमेंट बिके हैं, सस्ते वाले नहीं बिके हैं. ITC में, मतलब ये इतना भयानक डिस्टिंक्शन तो मैंने पहली बार देखा कि विद इन कंपनी भी प्रीमियम प्रोडक्ट की इतनी अच्छी ग्रोथ है, लोअर सेगमेंट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है. पार्ले वाले तो बहुत दुखी थे इस बात से लेकर के कि इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है. तो ये Q4 का तक तो ये था, लेकिन जोशी जी करेंगे अब वो ट्रेंड शायद बदलता हुआ दिख रहा है. थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि अब जो पिकअप है इकोनॉमी में, ग्रोथ भी थोड़ा ब्रॉड बेस हो रही है. ये कोविड से ये सारा काम शुरू हुआ था. जो फॉर्मलाइजेशन जो है स्पीड उसकी बढ़ गई, इनफॉर्मल सेक्टर को मार पड़ी. और ये तो आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़ी कंपनियां वो ज्यादा अच्छा कर रही है, छोटी कंपनियां उतना अच्छा नहीं कर रही है उनके रिलेटिवली. तो एक तरह से ये डाइकोटमी, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा और वक्त लगेगा इसको, इतनी जल्दी इसको समय लगेगा. सुनील सर, इस पर आपका भी जवाब चाहिए मुझे. देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि पास्ट डेटा को उतना नहीं ध्यान देना चाहिए जितना फ्यूचर वाले एंटिसिपेशन को. और मुनिकृष्णन जी और जोशी जी ने कुछ हाईलाइट किया है, मैं भी उसको हाईलाइट करूंगा. अब एक बात पास्ट डेटा में भी देखिए, ये जीडीपी के आंकड़े को सपोर्ट देने वाले हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर्स कौन से हैं. पहला है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, जो 7% पे बढ़ रहे हैं, राइट. सेकंड, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट 9% पे बढ़ रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 10% बढ़ा है. तो हाई ग्रोथ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन से हैं? जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है, लाइक कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज और ये वाले. लेकिन सर साल दर साल कंस्ट्रक्शन 5% नीचे है. वो 14.8 से घट के 10 पे आ गया है. नहीं, ये क्वार्टरली नंबर जो Q4 एवरेशन है सर. जब ईयरली देखेंगे तो कम हो जाता है वो. नहीं, Q3 का भी 8.3 है. Q4 देखिए, नंबर जो है आप देख रहे हैं ना, Q4 FY23 का 10.4, Q3 FY23 का 8.3, Q4 FY22 का 4.9 था. तो जब उसको बढ़ा ही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है ना, रियल एस्टेट पे डिमांड. सर, कंस्ट्रक्शन को जब हम एनुअलाइज करते हैं तो वो 14.8 से घट के 10% पे है. जब फाइनेंशियल रियलिटी ग्रोथ को हम एनुअलाइज करते हैं तो वहां पे ग्रोथ है 4.7 से बढ़ के 7.1%, जब हम पूरे साल का
आंकड़ा लेते हैं तो। ठीक है जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप सीक्वेंशियल बात करें तो Q4 अच्छा किया है ना, Correct. दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात मेरी ये है कि आने वाले दिन की आप सोचिए क्या चीज ग्राउंड लेवल पे दिख रहे हैं। सी फर्स्ट, ये जो आप कह रहे हैं कि ना हाई वैल्यू गुड्स बिक रहे हैं मगर लो वैल्यू गुड्स नहीं बिक रहे हैं, शायद कोविड के बाद एक मेंटालिटी चेंज हो रहा है कि लोग अब एस्पिरेशनली जो उन्होंने पेंटअप कुछ 2-3 साल से कुछ खर्चा नहीं किया डिस्क्रिशनरी आइटम्स के ऊपर, अब वो ज्यादा बढ़ाने की कोशिश। सेकंड, हमारी पर कैपिटा जीडीपी इवन थ्रू कोविड बढ़ती जा रही है, राइट। सो माइग्रेंट लेबर पे असर पड़ा था कोविड का, बट मिडिल क्लास और अपर इनकम क्लास पे कोविड के टाइम के थ्रू उनकी इनकम्स बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ी है, इसलिए वो एस्पिरेशनल गुड्स को ज्यादा चाह रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े लैम्बोर्गिनी कार, हाई वैल्यू अपार्टमेंट्स ये बिक रहे हैं। वो एक ट्रेंड, सोशो डेमोक्रेटिक ट्रेंड, शायद हम उसके बीच में हैं। सेकेंड चीज जो है कर्नाटक इलेक्शन की जो इम्पैक्ट आप देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, इस साल इतने बड़े स्टेट इलेक्शन है, अगले साल सेंट्रल इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट की सोच भी मेरे ख्याल में कैपेक्स एक्सपेंडिचर को कम करा के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। प्री इलेक्शन ईयर में होता है, और इस साल ये खास करके क्योंकि जो जीत हुई है अपोजिशन पार्टी की कर्नाटक में वो गिव अवेज के कारण हुई है, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत इन बड़े बड़े इलेक्शन के समय में खर्चा ज्यादा करेगी, रेवेन्यू एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो नहीं, लोगों के हाथ में पैसा बटेगा, तो नेचुरली एट अ ग्राउंड लेवल बेस एफएमसीजी का डिमांड भी बढ़ेगा ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का शिफ्ट। शायद इस साल गवर्नमेंट की कैपेक्स इसमें कम होके रेवेन्यू एक्सपेंड बढ़ सकती है इस साल में, तो वो आने वाले दिन के लिए कंजम्पशन अच्छी चीज है। तीसरी बात, एग्रीकल्चर की ग्रोथ आपने बताया, आपको ये भी पता है ना कि रूरल में एग्री वेज ग्रोथ भयंकर बढ़ रही है, तो अग्री वेज ग्रोथ बढ़ गई तो रूरल वर्कर्स के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आने वाले दिन में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं उसके कारण कंजम्पशन भी बढ़ेगा, राइट। चौथी चीज आप देखिए, एक्सपोर्ट की बात आपने कॉन्ट्रैक्शन की, बट इफ यू सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम सर्विस, क्योंकि वर्ल्ड में भी पीएमआई डेटा देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग का रेड में है यानी बिलो 50 सभी देशों में, मगर सर्विसेज का सभी देशों में, अमेरिका, यूरोप, सभी के देशों में सर्विसेज का पीएमआई 50 के ऊपर ग्रीन में, हरे निशान में है। तो यहाँ पे इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अब करीबन 5% ऑफ वर्ल्ड मार्केट शेयर, तो वर्ल्ड की स्लोडाउन में भी एक सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वर्ल्ड ओवर दिख रहा है, उसमें इंडिया का शेयर भी बढ़ रहा है। शायद वो आईटी सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विस के कारण हो सकता है, मगर वो स्पिल ओवर इफेक्ट आईटी सेक्टर में इनकम्स बढ़ेंगे। जैसे अभी जोशी साहब ने कहा कि अर्बन में भी 10% का आप सैलरी इंक्रीजेस देख रहे हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन की आउटलुक पिछले बात की छोड़िए, आने वाले दिन में इन सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और रूरल वेज इंक्रीजेस इन एग्री सेक्टर, इसके कारण मैं आपको देखते हुए एक कंजम्पशन की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी देख रहा हूं। तो इस डेटा से मैं वही निकालूंगा कि इंडिया का कंजम्पशन यही एक चीज है जो हमारी मजबूती देगी। कैपेक्स का एक्सपेंडिचर तो टाइम वक्त लगता है, कैपेक्स हर फैक्ट्री को बनाने में 2-3 साल लगेंगे, बट उसका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इम्पैक्ट भी होगा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में। तो मेरे ख्याल में इन डेटा से आप मैं समझ नहीं आ रहा हूं क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये डेटा एक मजबूती देती है कि जो भी हालत वर्ल्ड में है, इंडिया का एक अलग तरीके से एक मजबूती बन रहा है। और एक ये नीचे गया, वो नीचे गया, ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। हमको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहिए कि खास करके एक अच्छी विकेट पे चल रही इकोनॉमी में हमें पॉजिटिव ढूंढ के आगे जाना चाहिए ना। आप क्यों सर देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति जाके उसमें नेगेटिविटी, वॉलेटिलिटी, ये ईयर ऑन ईयर नेगेटिव, ये क्यों नेगेटिव ढूंढते जा रहे हैं? अरे पॉजिटिव का माहौल है ना, जोश में रही है। सुनील सर, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं अभी अपने अप्रेजल का इंतजार भी कर रहा हूँ, और जोशी जी ने मुझे इतना जोश दिला दिया है कि एवरेज 10% अगर अर्बन में है तो सोचिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं दुखित तब हो जाता हूँ जब मैं दिल्ली की टिकट बुक करता हूँ। एयरलाइन वाला मुझसे ना बहुत पैसे वसूलता है, इसलिए वो कभी कभी जो है लगता है कि अप्रेजल बहुत ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन की बात ना, एक बार मैं भी वही कहूँगा, आप ये मत भूलिए कि इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी है। अब डिमांड के कारण आप इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल हमारे सीपीआई बास्केट में
सप्लाई साइड फैक्टर्स जैसे फूड और ऑयल ही 65-70% अकाउंट करते हैं। इसलिए आपको ग्राउंड लेवल में एयरलाइन टिकट बढ़ रहे हैं, होटल के रेट बढ़ रहे हैं, बट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन सप्लाई साइड से होता है, जहां पे एक अच्छी मानसून और ऑयल प्राइसेस जो 125 से अभी 75 के तक गिरे हैं, उसका इंपैक्ट दिख रहा है इन्फ्लेशन के डेटा सर, के यही ऊपर। तो मैं भी कह रहा हूं, सप्लाई साइड के कारण इन्फ्लेशन सॉफ्ट नंबर्स है, डिमांड की कमी के कारण नहीं है। सर जो सीपीआई का नंबर है ना, वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि खाली टमाटर सस्ते होने से मेरा जिंदगी नहीं चलेगी, मुझे और भी बहुत सारी चीजें सस्ती चाहिए, केवल सब्जी थोड़ी खाते रहेंगे हम। सुमो सर, एक सवाल आपसे, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। एक अभी जिक्र किया लोगों ने कि इलेक्शन ईयर है, तो पिछले साल तो फिस्कल डेफिसिट बड़ा अच्छा से मैनेज कर लिया, अभी तक वो ऑनलाइन चल, लेकिन अब जो जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना है फ्रीबीज वाला, वो एक चिंता की बात होगी, सरदर्द होगा। क्या लगता है आपको थोड़ा सा ये साल, जैसे वो सुनील सर की बात बहुत अच्छी कि कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो खर्च करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपना बजट भी बिगाड़ेंगे, ऐसा होगा आपको लग रहा है क्या? नहीं, मैं रिप्लाई दूं उसको? नहीं, ये वाला ये सुब्मो जी से, मैं दोबारा सेगमेंट मांगूंगा तब आपसे, सुब्मो जी से। हाँ सुब्मो सर, सर अनम्यूट करिए। हाँ नीरज, मैं जस्ट होप करूंगा कि ऐसा चीज सच में ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक रॉन्ग डिसीजन होगा और एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, रिवर्सल ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स होगा, कि अगर कैपेक्स को कम करके अगर सेंट्रल या किसी भी स्टेट्स में अगर फ्रीबीज की तरफ झुक जाए, कंजम्पशन इससे बहुत कम ही बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव सिग्नल्स यानी कि कंजम्पशन, यानी कि हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स की पिकअप की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे ग्रोथ बढ़ रहा है, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं FIFPIs आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, वो सारे चीजों को लाइट बुझा देने वाली बात होगी। इसलिए मैं बिल्कुल ही, मतलब ये वाला चीज एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा अगर किसी भी लेवल पे कैपेक्स को कम करके कंजम्पशन को बढ़ाने जैसे शॉर्ट टर्म चीज अगर हुआ तो। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि मैं राजनीतिक दिग्दर्शक नहीं हूं, लेकिन अगर हुआ इलेक्शन के चलते कि भाई इसमें खर्च करना है, कैपेक्स बाद में सोचेंगे, तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा। इसलिए मैं नहीं कहूँ, इसलिए ये वाला चीज तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और खासकर अगर जितना आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो रिफॉर्म्स वगैरह की वजह से जो बढ़ने का टेंडेंसी हुआ है, वो सब इसीलिए आ रहा है कि कैपेक्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कहीं से भी कोई भी इंडस्ट्री ऐसा कोई मेजर एम्प्लॉयमेंट स्पार्क नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, उस रास्ते पे हमें फिर से वापस जाने का कोई भी जरूरत है। जी चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से लौट के आके एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, दरअसल वो इसी से जुड़ा हुआ है कि फ्रीबीज क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि जॉब ग्रोथ नहीं है, नौकरियां नहीं हो रही। सर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों नहीं हो रही? मैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग इंडस्ट्री के लोग, आपसे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीडीपी के जो नंबर्स हैं उस पर। नंबर्स Q4 में काफ़ी बढ़िया आए हैं, उसकी वजह से एनुअलाइज नंबर भी इम्प्रूव हो गए हैं, तो इसी पे आज बातचीत हो रही है। इंडस्ट्री शुरू करते हैं। 19 अगस्त सर, नौकरी क्यों नहीं इतनी क्रिएट हो रही, जब हम जहाँ पे हम एक तरफ लाखों करोड़ का कैपेक्स चल रहा, सरकार का भी प्राइवेट का भी, खूब सारे फैक्ट्रियां लग रही हैं, बट स्टिल जॉब ग्रोथ नहीं है? क्यों? जॉब तो बढ़ रहे हैं नीरज, पर जो जितना डिमांड है उतना नहीं बढ़ रहे, वो तो बात सही है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको नहीं, मतलब पूरा हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि जो पॉपुलेशन 142 करोड़ है, उसका जब ग्रोथ इवन इट इज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 0.8%, मतलब ये होगा कि हमारा पॉपुलेशन का बढ़ावा तकरीबन 1.2 to 1.3 करोड़ साल का पॉपुलेशन का बढ़ावा है। तकरीबन 80-90 लाख नौकरी बनाना, नया निकलना चाहिए। कहां से होने वाला है उतना? कुछ कंट्रीज का पॉपुलेशन है उतना। तो आपको हमको नौकरी को दो में डिवाइड करना चाहिए, एक तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहे हैं। मैं आपको 3-4 सेक्टर का बात बताता हूं। हिंदुस्तान का पिछले 5 साल से तुलन में आपका डेटा ले लेगा, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स जितने आए हैं, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कितना आया है, डेटा सेंटर्स कितना नया आया है, एथेनॉल प्लांट, जिसको बायो एथेनॉल का प्लांट कम से कम 100 तो लग जाने वाला है ये साल में,
और बायो सीएनजी का प्लान में नए नए जो चीज पहले एक्सिस्टिंग नहीं था, हर एक इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहे अभी। आप जो भी कैपिटल गुड्स कंपनी वाले से बात करेगा तो कम से कम 1 साल का उसका पूरा ऑर्डर है। एलएनटी जैसा कंपनी जो उसका बेलवेदर है, उसका ऑर्डर्स तकरीबन 3 लाख कोटी का ऑर्डर्स का हाथ में आज के दिन में एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कम से कम 18 महीना 24 महीना लेने वाला है। तो कैपेसिटी तो बढ़ रहा है, नौकरी भी बढ़ रही है, बट इतने लोगों को नौकरी देने के लिए इंडस्ट्री के पास हिम्मत नहीं है। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। The main problem of India is that a farmer's son doesn't want to be a farmer. He wants to be either getting a white collar job or he wants to be working in a factory as a minimum labor, getting a high quality salary. So that transition is not going to be automatically possible. So beating our chest to say that employment creation नहीं हो रहे, please remember, नौकरी बढ़ रहे कंट्री में, पर जो तरीके से बढ़ना चाहिए, जितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन को नौकरी देना अपना $3.5 बिलियन का इकोनॉमी का कामयाब नहीं होने वाला है। तो लोगों को खुद को एडजस्ट करना चाहिए, जिस कंपटीशन टफ होने वाला है, बट इतना तो क्लैरिटी रख लीजिएगा कि आगे जाके नौकरी बढ़ेगा, बट इनफॉर्मल ज्यादा होगा। उसके लिए मैं इतना खुश हूं कि अपना कंट्री में आज का दिन में लाख के ऊपर स्टार्टअप हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि नौकरी क्रिएट करने के लिए। बड़े बड़े आज का आप अच्छे कॉलेजों में जाओगे तो आईआईटी जैसा, जब मैं बैठा हूं आज का दिन में, कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वांटिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स रादर देन सर्चिंग फॉर अ जॉब। वो ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी टेकिंग सम टाइम। इन द मीन टाइम आपको कंप्लेंट आते ही रहेगा कि नौकरी नहीं करके, नौकरी है, लिमिटेड है। इंडस्ट्री का कैपेबिलिटी जो तरीके से हमारा बढ़ावा हो रही है, नौकरी मिल रही है, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रहे हैं उसके मुताबिक बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में आने वाला है, ऑलरेडी आ चुके हैं और भी बहुत आने वाला है। जो ब्लॉक फॉर्मेशन हो चुका है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहते, बट 2 ब्लॉक हो चुका है, विच वॉज नॉट देयर पोस्ट सेकेंड कोल्ड वॉर के बाद में, जो नहीं था अभी बन रहे। उसमें इंडिया इज बीइंग सीन बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड एज अ सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सर तो अपने आना सर 19 सर, मैं आपकी बात से एकदम 100% एग्री हूं कि कैपेक्स बहुत हो रहा है। अच्छा, कोटी का मतलब करोड़ होता है, 3 लाख करोड़ का मार्केट ऑर्डर बुक है। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन अपने यहाँ जैसे जो आपने कहा ना, एक ब्लॉक बन रहा है, वियतनाम से ज़्यादा यहाँ पे खींच कर ले आओ। कहाँ देखिए ना, अभी आज सुबह ही खबर आई थी वेदांता वाली, उसको अटका दिया, थोड़ा सा डिले कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो खैर डिफरेंट इशू है। मेरा सवाल सर इससे थोड़ा सा आगे का है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। भाई ये जवाब मैं जोशी आपसे लूँगा और फिर बाकी लोगों से। मैंने सवाल में कहा था कि जो कैपेक्स हो रहा है, जो पैसा लग रहा है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, चाहे वो स्टार्टअप में हो रहा हो या कहीं और हो रहा हो, वो बहुत कंसंट्रेट हो रहा है सर। अभी ऑटोमेशन का ज़माना है, एआई का ज़माना है, नौकरियां उतनी होंगी नहीं जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 19 सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जवाबदारी में तो सरकार को तय करनी पड़ेगी ना, आपकी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 140 करोड़ लोगों की फौज अगर इकट्ठा कर ली है तो उसको जॉब आप ही देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ट्विकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में 10 आदमियों का काम 1 आदमी करेगा, वो भी मशीन कर सकती है। खासतौर पर फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो वाइट कॉलर जॉब, मिड लेवल जॉब है, जहाँ पे रिसर्च लोग करते रहते हैं गूगल से, वो सब बहुत तेजी से बदलने वाला है, तो और ज़्यादा कम होंगी जॉब। जोशी सर, आपको व्यू पहले छोटा सा। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपकी बात सही है कि अब एक्चुअली इवन बिफोर, पहले भी हम ये देख रहे थे कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की भी, वो नीचे आ रही है। इसका मतलब आपको सेम जॉब्स क्रिएट करने के लिए ज्यादा तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, और वो उसमें लिमिटेशंस हैं कि आप कितना तेज ग्रो कर पाते हैं। तो क्लियरली ये ट्रेंड तो गिवन है। तो इसलिए जो, जैसा कि कई ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने किया था कि आपने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई, तो वो सिनेरियो अभी इस समय नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, उससे थोड़ा जॉब्स अवश्य क्रिएट होंगी, पर स्पेशलाइज्ड जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, जैसा कि उन्नीकृष्णन जी कह रहे थे। सर्विसेज सेक्टर में
ऑप्शंस हैं कि दोनों तरह की जॉब्स क्रिएट हो पाए, जो हाईली स्किल्ड हैं और जो उतनी स्किल्ड नहीं है, जैसे कि आप रिटेल और ये सब हॉस्पिटैलिटी, इनमें थोड़ा लो स्किल वर्कर को भी अकोमोडेट किया जा सकता है और इनमें हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं आगे के लिए। अभी हालत यह है कि जितनी होटल की डिमांड है उतनी होटल की सप्लाई और इन्वेस्टमेंट नहीं है देश में, तो क्लियरली एम्प्लॉयमेंट एक अहम मुद्दा रहेगा और जो जिस तरह का ग्रोथ पैटर्न है उसमें सब लोगों को अब्सॉर्ब कर पाना मुश्किल होगा, तो लोग, काफी सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी रहेंगे। नए तरीके की स्किल सेट डेवलप करने की एक पॉलिसी चेंज की जरूरत है जॉब के लिहाज से, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेट होने वाला है ये। बिल्कुल आवश्यक, बिल्कुल सही बोला। शुभमो सर, आपसे आप एक चीज देख रहे हैं कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब उतना नहीं घटा है जितना अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इससे पता चल रहा है कि रूरल इलाके में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है, वो मैं मानता हूं कि रूरल इलाके से लोग अभी और भी ज्यादा पैमाने पे शहरों की तरफ भागेंगे। और ये जब भाग रहे हैं तो तब शहरों के ऊपर ग्रोथ जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट एंड ऑल दैट। तो नेचुरली इस मामले में, तो फिर इस माहौल में लोग शहरों की तरफ जब उतने लोग आएंगे तो उनके लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी हो जाएगा। साथ में सोशल टेंशंस जो शहरों में उन इलाकों में तैयार होगा, दीज पीपल जो आ रहे हैं जिनके लिए, जैसे जोशी जी बता रहे थे कि उतने लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब्स नहीं है, ये मैनेज करने के लिए ग्रोथ जरूरी है और ग्रोथ को और भी ज्यादा बढ़ावा देना जरूरी है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ग्रोथ के साथ साथ अभी अगर ग्रोथ को हम माने कि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ के एक मोड पे आ चुका है कि जब वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा अराउंड 7% के आसपास में, और अगर हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अगर हम साथ में देखें तो हमें ये तय करने ना होगा सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, और ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ग्रोथ के साथ साथ सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, कि सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। ये किस तरीके से आएगा, कैसा किया जाएगा, इसके बहुत सारे उपाय हैं, बट ये बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि आप सिर्फ ग्रो सोशल, जब चारों तरफ डिस्टर्बेंस अगर हो जाए, सो अनरेस्ट रहे, तो उसके बीच में तो ग्रोथ की बात नहीं कर सकेंगे ना। इंडस्ट्री कैसे चलेगा? रास्ते में रोड ब्लॉक्स हुआ अगर, या कहीं जगह पे कई धरने प्रदर्शन वगैरह इस तरह के डिस्टर्बेंसेस में, तो ए सोशल कंपैक्ट अगर हम मान के चले कि हाँ लोअर इनकम ग्रुप्स के, लोअर स्किल्ड वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं आएंगे, तो फिर उनके लिए क्या प्रावधान किया जाए, और उसके लिए इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को किस तरह के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बदलाव करें, किस तरीके से पैसा आवंटन करें, अगर फ्रीबीज ना करे तो किस तरह से, ये सब चीजों पर सोचना बहुत जरूरी हो गया है। सुनील सर, अच्छी बात करते हैं हम लोग इस दौर में, अब नया हाई बनवाई दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, मैं क्यों बनेगा ना इसी राउंड में? यस, इसी राउंड में हो जाएगा, क्योंकि दो चीज मेरे सामने है। एक, मैं जो अभी साहब कह रहे थे कि कंजम्पशन और जो फ्रीबीज की ओर गवर्नमेंट चला जाए तो वो देश के लिए बहुत खराब है ना, वो कह रहे हैं, मगर हमें वो रियलिटी मान लेना चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो गवर्नमेंट में रहे, वो इलेक्शन जीते। सर आपने ना एकदम क्रक्स वाली बात कर दी है, उससे तो कोई डिसएग्रीमेंट किसी का नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल, तो मैं समझता हूं कि आप ये देखिए कि ये गवर्नमेंट कैपेक्स को कट करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाली है, फिस्कल डिफिसिट को बढ़ने नहीं देगी। ओके, फिस्कल डिफिसिट के पाथ को रखेगी, कैपेक्स के ऊपर दबाव आएगा तो गवर्नमेंट कैपेक्स दब जाएगा। जी सुनील सर, दैट इज द रियलिटी। उसको हम इस गवर्नमेंट को कहे कि आप कैपेक्स को बढ़ा, सर लोग अब इलेक्शन हार जाएंगे तो क्या होगा? वो रहना जरूरी है। पेशेंट डाइड, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। तो इतना हमें एक ये जानना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि इस साल इलेक्शन जीतने के लिए जो भी चीज करना चाहिए करो। सरकार में रहेंगे तभी आगे का रास्ता तय होगा, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। इसलिए इस पे तो खैर शुभमो जी भी डिसएग्री नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
लेकिन चलिए इस पर यहीं पे समाप्त करते हैं शो को, एकदम समय खत्म हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नंबर्स अच्छे आए हैं और इस होप पर हम इसको छोड़ते हैं कि आगे भी नंबर ये ऐसे ही कंटिन्यू करने चाहिए, तब तो बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का।